आज हम एक मज़ेदार सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये चैप्टर है इतिहास और तारीखों के बारे में। पहले ही सुनकर मत सोचना कि ये चैप्टर बोरिंग होने वाला है। मैं तुम्हें इसे ऐसे समझाऊंगा कि तुम्हें समझ भी आए और मज़ा भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। मतलब डेट्स कितनी महत्वपूर्ण हैं। देखो, असल में कोई भी डेट बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट होते हैं उस डेट्स पर हुए इवेंट्स। जैसे तुम्हारी लाइफ में कुछ ख़ास डेट्स होते हैं, जैसे तुम्हारा बर्थडे। अब तुम्हारे बर्थडे की डेट मतलब वो नंबर्स इम्पॉर्टेंट थोड़ी हैं। इम्पॉर्टेंट है उस डेट पर हुआ तुम्हारा जन्म। वैसे ही इतिहास में भी कुछ तारीखें हैं जो पूरे देश के लिए ख़ास होती हैं, जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। अब ये दिन सिर्फ तारीखें नहीं हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, संघर्ष और कुर्बानियाँ हैं। जब लोग कहते हैं कि इतिहास बोरिंग है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ तारीखें देख रहे हैं। वो देख ही नहीं रहे कि इन तारीखों के पीछे क्या क्या कहानियाँ हैं। असल में इतिहास वो घटनाएं हैं, वो कहानियाँ हैं जो हमें आज की दुनिया को समझने का मौका देती हैं। अब सोचो, जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, अकबर का टाइम था, उसका राज था, पर उसमें सिर्फ तारीखें ही नहीं बल्कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसी सोच रखते थे, उनके फैसले क्या होते थे, ये सब भी शामिल होता है। इतिहास को समझने के लिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब रेलवे को ही ले लो, आज हम आराम से ट्रेन में बैठकर सफ़र करते हैं, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो गया। इसके पीछे ब्रिटिश राज की प्लानिंग थी। उन्होंने सोचा कि इससे उनके लिए कारोबार करना आसान होगा, तो उन्होंने इसे बनवाया और धीरे धीरे ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। और अब बात करें चाय की। तुम्हें पता है चाय पहले यहाँ पॉपुलर ही नहीं थी, इसे भी अंग्रेज़ों ने यहाँ प्रमोट किया और आज देखो, हर घर में चाय के बिना दिन शुरू नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि कैसे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और कैसे छोटी छोटी बातें हमारी आदतों का हिस्सा बन जाती हैं। अब सोचो, अगर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों से जोड़ें तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। तारीखें तो बस एक तरीका है उस समय को याद रखने का, पर असली कहानी उन तारीखों के बीच की होती है। जैसे एक राजा का शासन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, ये तो तारीखों से पता चल जाएगा। पर राजा ने क्या किया, कौन से फैसले लिए, उसने किस तरह से समाज पर असर डाला, ये सब बातें तो तारीखों में नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा। अब इतिहास के महान लोगों की कहानियाँ सुनो, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में सिर्फ ये जान लेना कि कब पैदा हुए, कब मरे, बस इतना नहीं है। असल में इनके विचार, इनके फैसले और इनकी सोच का असर समाज पर पड़ा। लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और वो बदलाव आए। ये सब चीज़ें हमें ये सिखाती हैं कि सिर्फ तारीखें याद कर लेना ही इतिहास नहीं है। असल इतिहास तो वो है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे, जो हमें कुछ नया सिखाए। तो भाई, इतिहास को बस किताबों में कैद मत समझो। ये वो कहानियाँ हैं जो हमें बताती हैं कि हम आज जो हैं वो कैसे बने। इसमें प्यार है, गुस्सा है, जंग है, दोस्ती है, हर वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में होती है। तो अब तक हमने समझा कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, मतलब डेट्स कितनी महत्वपूर्ण हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है विच डेट्स। मतलब ठीक है, डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कौन कौन सी डेट्स वाकई इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मेरे लिए तो मेरा बर्थडे सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो क्या उसे इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए? देखो, यही सवाल असल में बहुत गहरा है, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग डेट्स का मतलब होता है। मेरे लिए मेरी बर्थडे की डेट सबसे ख़ास हो सकती है, तो किसी और के लिए उसके अचीवमेंट्स की डेट्स ज़्यादा मायने रखती होंगी। तो क्या हम सबकी ख़ास डेट्स को इतिहास का हिस्सा बना सकते हैं, या सिर्फ वही डेट्स इतिहास में आएंगी जो किसी बड़े बदलाव या बड़ी घटना को दर्शाती हैं? अब एक बार फिर सोचो, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि इतिहास में ये तारीखें याद रखो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही तारीखें हर किसी के लिए उतनी ही मायने रखें। जैसे एक अमेरिकन बच्चे के लिए 4 जुलाई का दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि तब उनका देश आज़ाद हुआ था। उसी तरह हमारे लिए 15 अगस्त का महत्व है। तो क्या तारीखें वैसी ही हैं जैसी हमें पढ़ाई गई हैं? नहीं ना। तारीखों का महत्व इस बात पर भी निर्भर करता है
कि किसके लिए क्या अहमियत रखता है। और अब देखो, अगर कोई ब्रिटिश इतिहासकार इतिहास लिखे तो उसकी नज़र में वो तारीखें महत्वपूर्ण होंगी जब उनके गवर्नर जनरल्स ने कुछ फैसले किए। वो लॉर्ड माउंटबेटन और वॉरेन हेस्टिंग्स को बड़ा बना देंगे, जिससे लगेगा जैसे वो हमारे हीरो थे। लेकिन हमारे नज़रिए से वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारे लिए असली तारीखें वो हैं जब हमारे क्रांतिकारियों ने कुछ ऐसा किया जिससे देश आज़ादी के करीब पहुंचा। और ठीक ऐसे ही जब जेम्स मिल नाम के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट ने जब भारत का इतिहास लिखा तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स के आने से ही भारत में खुशहाली आई। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये तो उनका नज़रिया था, क्योंकि उन्होंने इतिहास अपने दृष्टिकोण से लिखा था। अब सोचो, अगर कोई भारतीय इतिहास लिखता तो वो इस पर ज़्यादा ध्यान देता कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत कितना विकसित था। हम पूरी दुनिया को मसाले और कई तरह के सामान एक्सपोर्ट करते थे। हमारी इकोनॉमी मजबूत थी और लोग खुशहाल थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, भारत में भुखमरी और गरीबी का दौर शुरू हो गया। तो अभी तक हमने पढ़ा विच डेट्स, जिसमें हमने ये समझा कि कौन सी तारीखें सच में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हाउ डू वी पीरियडाइज। अब सोचो, ये हाउ डू वी पीरियडाइज क्यों इतना ज़रूरी है। दरअसल ये हमें तारीखों का भारी बोझ उठाने से बचाता है। हम हर एक डेट याद नहीं रख पाते और न ही रखना ज़रूरी है। जैसे जब आपके पापा कहते हैं हमारे समय में तो हम 10 किलोमीटर पैदल स्कूल जाया करते थे, तो वो कभी ये नहीं कहते कि मैं 1990 से 1995 तक पैदल गया था। उन्हें तारीख बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम समझ जाते हैं कि वो किस समय की बात कर रहे हैं। यही है हाउ डू वी पीरियडाइज का असली मतलब। हम तारीखों को इकट्ठा करके एक काल में बांध देते हैं, एक पीरियड बना देते हैं। इससे हमें चीज़ें याद रखना आसान हो जाता है और हम ये भी आसानी से समझ जाते हैं कि किस समय की बात हो रही है। जैसे एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब अलग अलग दौर हैं जिनमें हमारी सभ्यता और इतिहास ने अलग अलग बदलाव देखे हैं। तो पीरियडाइजेशन हमें समय को टुकड़ों में समझने में मदद करता है, बिना हर डेट याद रखे। ये बस इतना कहता है कि इस पीरियड में ऐसा हुआ और उस पीरियड में वैसा, और हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। अब सोचो, अगर हमने पूरी इतिहास को बिना ग्रुप्स के पढ़ना शुरू किया तो कितना कन्फ्यूजन होता। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इतिहास को पीरियडाइजेशन के हिसाब से समझें, जैसे एंशंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इससे हमें साफ दिखाई देता है कि पहले का समय कैसा था, फिर क्या बदलाव हुए और अंत में हम किस दौर में हैं। अब मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताता हूँ। 1800 के दशक में एक ब्रिटिश व्यक्ति था, जेम्स मिल। उसने भारतीय इतिहास के ऊपर एक किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उसने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश समय। उसका विचार था कि भारतीय इतिहास में 3 बड़े समय हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। जैसे उस समय के लोग, उनकी सोच, उनका रहन सहन, सब कुछ अलग था। लेकिन यह जेम्स मिल का नज़रिया था और ज़रूरी नहीं कि सब इससे सहमत हों। भारत में बहुत से लोग इसे सही नहीं मानते, क्योंकि उनके हिसाब से उसने भारतीय संस्कृति को सही ढंग से समझा नहीं था। अब देखो, इसमें एक ट्विस्ट है। जैसे हम अपने दोस्तों की कहानियाँ सुनाते हैं, वैसे ही इतिहास भी उस व्यक्ति की सोच के अनुसार लिखा जाता है जो इसे लिख रहा होता है। जेम्स मिल ने अपनी किताब में भारत के इतिहास को इस तरह लिखा जैसे केवल अंग्रेज़ी हुकूमत ही हमें सभ्यता सिखा सकती थी। लेकिन अगर कोई भारतीय इतिहासकार इसे लिखता तो शायद उसकी सोच अलग होती। वह दिखाता कि मेडिवल टाइम में हमारे यहाँ विज्ञान, कला और संस्कृति कितनी विकसित हो रही थी। तो इसे यूँ समझो कि इतिहास में भी हमेशा एक पर्सपेक्टिव होता है। इस तरह से ये इतिहास का पीरियडाइजेशन हमें बताता है कि हर समय में क्या अलग था, क्या नया था। जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी में ये सीखा, मिडिल में ये सीखा, सेकेंडरी में कुछ और, वैसे ही इतिहास में एंशियंट, मीडिवल और मॉडर्न टाइम्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पहले हम बात करते हैं जेम्स मिल की। वह एक बड़ा इतिहासकार था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। उसने भारतीय इतिहास को 3 कैटेगरी में बांटा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड
और ब्रिटिश पीरियड। लेकिन उसका यह तरीका सही था या गलत, ये तो एक बड़ा सवाल है। जेम्स मिल ने जब इतिहास को बांटा तो उसने इसे धर्म के आधार पर किया। जैसे अगर कोई राजा हिंदू था तो उसने हिंदू पीरियड में रखा, और अगर कोई मुस्लिम था तो उसे मुस्लिम पीरियड में। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन क्या यह सही है? चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मान लो दिल्ली में एक बड़ा राजा था और वह हिंदू था, लेकिन उसकी प्रजा में बहुत सारे मुस्लिम लोग भी थे। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि उस राजा का समय केवल हिंदू पीरियड था? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये सही नहीं है कि हम पूरी एक काल को सिर्फ एक धर्म के आधार पर कैटेगराइज करें। जेम्स मिल की इस दृष्टि में कमी थी और इसी वजह से भारतीय इतिहास को समझना मुश्किल हो गया। उसके द्वारा दी गई क्लासिफिकेशन से लोग परेशान हो गए, और जब भारतीय इतिहासकारों ने इसे देखा तो उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। तो भारतीय इतिहासकारों ने इस क्लासिफिकेशन को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय इतिहास को और गहराई से देखने का प्रयास किया। जैसे कि हम अब समझते हैं कि इतिहास केवल हिंदू या मुस्लिम पीरियड में नहीं बांटा जा सकता, इसमें और भी बहुत सारी विविधताएं हैं। अब ज़रा सोचो, जब जेम्स मिल ने हिंदू और मुस्लिम के बीच केवल एक दीवार खड़ी कर दी तो इससे क्या हुआ? लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए। असल में इतिहास का यह टुकड़ा उन सभी को एक दूसरे के करीब लाने की बजाय दूर कर दिया। भारतीय इतिहासकारों ने फिर से एक बार सोचा और बाकी देशों की तरह ही भारत के इतिहास को 3 नए भागों में बांट दिया: एंशंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जब हम एंशंट पीरियड की बात करते हैं तो हमारी कल्पना हमें स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर ले जाती है। वो समय जब इंसान ने पहली बार धरती पर बसना शुरू किया था। फिर जब मेडिएवल पीरियड आता है तो हम राजाओं की कहानियों, उनके विशाल साम्राज्यों और शासन के तरीकों में खो जाते हैं। और आखिर में जब मॉडर्न पीरियड की बात आती है तो हमें ब्रिटिश रूल की याद आती है। वो अंधेरा दौर जब हम अपनी ही ज़मीन पर परायों के हुक्म के तले दबे हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद हिस्टोरियंस को एहसास हुआ कि हम बाकी देशों की तरह इस समय को मॉडर्न नहीं कह सकते। बाकी देश तो उस समय आज़ाद थे, अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन हम तो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। इसी वजह से हिस्टोरियंस ने यह फैसला लिया कि इस समय को मॉडर्न नहीं बल्कि कॉलोनियल पीरियड कहेंगे। और आखिरकार हमने अपने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा: एंशंट पीरियड, मेडिएवल पीरियड और कॉलोनियल पीरियड। अब तक हमने देखा कि बाकी देशों की तरह हमारे इतिहासकारों ने भी आधुनिक काल को मॉडर्न पीरियड नहीं कहा बल्कि उसे कॉलोनियल पीरियड कहा। लेकिन ये कॉलोनियल का मतलब आखिर है क्या? इसे हम समझेंगे अपने अगले टॉपिक में, जिसका नाम है व्हाट इज़ कॉलोनियल। शुरुआत में अंग्रेज़ व्यापार करने के बहाने आए। उस वक्त हमारी संस्कृति बहुत ख़ास थी। हमारे रीत रिवाज, हमारी भाषा, हमारे कपड़े, सब कुछ अलग था। वो लोग यहाँ आए तो हम भारतीयों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि हमारी संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है। और अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। अब वो धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी से जान पहचान बढ़ाने लगे, पर उनकी चाल कुछ और ही थी। शुरू में तो उन्होंने बस व्यापार किया, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे राजाओं के बीच झगड़े करवाने लगे। उनकी यही स्ट्रेटजी थी, फूट डालो और राज करो। जैसे ही वो देखते कि 2 राजाओं की आपस में नहीं बन रही तो वो एक राजा को सपोर्ट करने का बहाना बनाकर झगड़े में कूद पड़ते थे और आखिर में दोनों को हराकर अपनी हुकूमत जमा लेते थे। बस यहीं से शुरू हुआ उनका खेल, हमारे भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाने का। ये अंग्रेज़ यहाँ सिर्फ कपड़े और मसाले लेने नहीं बल्कि हमारी आज़ादी और आत्मसम्मान को रौंदने के इरादे से आए थे। उन्होंने हमें बस एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने हमारी धरती को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ के लोगों से टैक्स वसूला, अपने नियम कानून थोपे और यहाँ तक कि हमारी भाषा और पहनावे में भी बदलाव लाने की कोशिश की। पहले के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, महिलाएं साड़ी पहनती थीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे वेस्टर्न कपड़ों को यहाँ फैशन बना दिया। पहले हमें अपने भारतीय कपड़े पहनने में गर्व महसूस होता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारी सोच बदल दी। धीरे धीरे उन्होंने
हमारी अर्थव्यवस्था पर भी अपना कब्जा जमा लिया। सोचो, हमारे यहाँ जो सोना चांदी था उसे भी लूटने लगे। कहते हैं ना कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस चिड़िया के सारे पंख नोच लिए। वो यहाँ से पैसा कमाते और अपने देश ले जाते। उन्होंने हमारे व्यापार को दबाया और हमारी जमीनों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब बताओ, ये कोई तरीका है भला? ऐसे जैसे किसी के घर में आकर उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया जाए। इतना ही नहीं, वो हमारी मानसिकता भी बदलने लगे। वो हमारे लोकल रीति रिवाजों का मजाक बनाते थे। जैसे हम अपने लोकल फेस्टिवल्स मनाते थे तो अंग्रेज़ों ने हमें बताया कि ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की कि उनकी संस्कृति, उनके तौर तरीके हमसे बेहतर हैं। अब सोचो, कोई हमसे कहे कि हमारे अपने संस्कार और परंपराएं गलत हैं तो हमें कैसा लगेगा? यही तो उन्होंने किया, हमारी पहचान पर सवाल खड़े कर दिए। अंग्रेज़ों ने यहाँ तक किया कि हमारी सोसाइटी में जो लोग आपस में एकता से रहते थे उनमें भी भेदभाव पैदा कर दिया। उन्होंने जाति पाति का फ़ायदा उठाया, लोगों को एक दूसरे से अलग किया। वो कहते थे कि जो लोग अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हैं वो बाकी लोगों से बेहतर हैं, और इस तरह उन्होंने हमारी सोसाइटी को अंदर से तोड़ दिया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि हम भारतीय एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उन्होंने इस चीज़ का खूब फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा असर हमारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ा। उन्होंने हमारी शिक्षा को भी बदल दिया। पहले यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी जहाँ बच्चों को संस्कार सिखाए जाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा प्रणाली थोपी जिसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें थीं लेकिन संस्कार और ज्ञान नहीं था। वो बस चाहते थे कि यहाँ के लोग क्लर्क बने जो उनके आदेश माने और उनका काम करें। अब ये तो एक तरह का माइंड कंट्रोल ही था। सोचो, अगर किसी की सोच ही बदल दी जाए तो वो इंसान क्या कर पाएगा? और यही अंग्रेज़ों का असली इरादा था, हमारी सोच, हमारी पहचान को पूरी तरह बदल देना ताकि हम उन्हें अपने मालिक की तरह मानने लगें। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने हमें गुलामी में ढकेल दिया। तो यही था हमारा कॉलोनियल पीरियड, एक ऐसा वक्त जब हम अपनी धरती पर होकर भी अपने नहीं थे। अंग्रेज़ों ने हमें इस कदर अपने काबू में ले लिया था कि हम सोचने लगे थे कि शायद हम खुद ही कमज़ोर हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इन लोगों ने हमें याद दिलाया कि हम आज़ाद पैदा हुए हैं और हमें अपनी आज़ादी वापस लेनी है। तो अभी तक हम समझे कि हिस्ट्री में कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है और कैसे हम उसे पीरियडाइज करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इतने पुराने टाइम की बातें हमें कैसे पता चलती हैं? अच्छा बताओ, तुम आज से 10 साल पहले का कुछ याद कर सकते हो? शायद थोड़ी बहुत बातें याद होंगी, पर अगर मैं 250 साल पीछे जाऊं और पूछूं कि तब क्या हुआ, तो तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं बता पाएंगे, सही ना? तो हमें ये सब हिस्ट्री की किताबों से पता चलता है, वो किताबें जो उन पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर लिखी गई हैं। सोचो, जैसे हम आज इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं, वैसे ही तब के लोग पुराने कागजात पढ़कर किताबें लिखते थे। अब ये रिकॉर्ड्स कहाँ से आते हैं? अंग्रेज़ों के टाइम में जितना भी काम होता था उसका लिखा हुआ हिसाब रखा जाता था। हर एक चीज़, जैसे किसी ने टैक्स दिया, किसी का केस चला, कोई फैसला लिया गया, सबका रिकॉर्ड रखा गया। ये सब कुछ उन्होंने लिखकर अपने बड़े बड़े रिकॉर्ड रूम में रखा। उनके पास अपने दफ्तर में एक पूरा कमरा होता था जहाँ ये सारे कागज़ संभाल कर रखे जाते थे। जैसे तुम्हारे खिलौने रखने के लिए एक अलमारी होती है, वैसे ही इन रिकॉर्ड्स के लिए कमरे होते थे। और बस रिकॉर्ड रूम में ही नहीं, कुछ ख़ास चीज़ों को म्यूज़ियम में रखा जाता था ताकि आने वाली पीढ़ियाँ देख सकें। जैसे पुराने राजा की तलवार, कोई पुरानी मूर्ति, ये सब म्यूज़ियम में संभाल कर रखते थे ताकि लोगों को ये समझ में आए कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे और क्या करते थे। अब एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। उस टाइम पर सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड नहीं थे, बल्कि लोगों के बीच चिट्ठियों का भी बड़ा रोल था। जैसे किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी वाइफ को लिखा कि यहाँ इंडिया में बहुत गर्मी है, मुझे घर की याद आ रही है। अब ये छोटी छोटी बातें भी किसी न किसी रिकॉर्ड में मिल जाती हैं। और सोचो, ये चिट्ठियाँ पढ़कर हमें पता चलता है कि उस समय लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, उनकी फीलिंग्स क्या थीं। तो बस ऐसे ही रिकॉर्ड्स बनते गए, संभाले जाते गए, और आज हम उन्हें पढ़कर पुराने ज़माने के बारे में समझते हैं। ये हिस्ट्री की पढ़ाई वैसे ही है जैसे तुम्हारे किसी दोस्त की पुरानी डायरी पढ़ना।
उसमें उनकी ज़िंदगी की हर अच्छी बुरी बातें मिल जाएंगी। तो अभी तक हम समझे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हिस्ट्री को जानने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स काफ़ी है? ये जानेंगे हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे और पूरे भारत पर अपना दबदबा जमाने लगे थे, अब वो जब आए थे ना, तो उन्हें यहाँ का हर कोना, हर गली, हर इलाका एकदम अलग और नया लग रहा था। और अगर किसी जगह को अपने तरीके से चलाना हो तो पहले उस जगह के बारे में सारी बातें जानना भी ज़रूरी है। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन देखो, अंग्रेज़ों के पास यहाँ का क्या हाल है ये जानने का तरीका नहीं था, और ये कोई आसान काम भी नहीं था। इतने बड़े देश में कहाँ कहाँ क्या क्या है, कौन कौन रहता है, सब कैसे पता करें? तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, सर्वे। तुम्हें पता करना है कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चों को चॉकलेट पसंद है। तुम सबको जाकर पूछोगे ना, और फिर तुम्हें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कौन कौन सी चॉकलेट किसे पसंद है। सही कह रहा हूँ ना? अंग्रेज़ों ने भी यही किया। एक एक इलाके में गए, गांव गांव जाकर लोगों से बात की, उनके बारे में लिखा पढ़ी की, सब कुछ दर्ज किया। अब सुनो, ये सिर्फ एक बार का काम नहीं था। उन्हें हर चीज़ की ठीक से जानकारी चाहिए थी। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियां हैं, कितने जंगल हैं, इन सब का हिसाब किताब रखने लगे। उन्हीं के सर्वे से हमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता चला। है ना मज़ेदार बात? और इसी तरह हमें हमारी धरती, पेड़ पौधों और जानवरों की भी जानकारी मिलनी शुरू हुई। वो एक एक बात नोट करते थे। कितने लोग रहते हैं, उनकी जातियाँ क्या हैं, वो कौन से धर्म के हैं, उनका काम क्या है। ऐसे ही उन्होंने कई कई तरह के सर्वे किए, जंगलों का, जानवरों का, पुराने खंडहरों का, यहाँ तक कि लोगों के रीति रिवाजों का भी। और मज़े की बात सुनो, हर 10 साल में ये लोग जनगणना करते थे। तुम्हें याद है ना, घर पर लोग आकर पूछते हैं कि कितने लोग रहते हैं, कौन क्या काम करता है। बस यही वो लोग भी करते थे। हर 10 साल में एक बार घर घर जाकर गिनती करते थे, जैसे कि कितने लोग हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन सा धर्म है। उस ज़माने में भी ये सब बड़े सलीके से करते थे, और इसी डेटा से हमें हिस्ट्री लिखने में मदद मिली। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम आंख बंद करके ब्रिटिशर्स के इन रिकॉर्ड्स और सर्वे पर भरोसा कर सकते हैं? ये जानेंगे हम हमारे अगले और आखिरी टॉपिक में, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब हम समझते हैं कि क्यों ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अधूरी सच्चाई बताते हैं। देखो, एक ही तरह का नज़रिया है उनमें, अंग्रेज़ों का। उसमें इंडियंस का नज़रिया ही नहीं है। उनकी भावनाएं और उनकी तकलीफ़ें कहीं नहीं दिखती। मतलब ब्रिटिशों ने जो देखा वही लिखा और वही हकीकत मान ली। अब सोचो, एक कहानी जो सिर्फ एक पक्ष से लिखी गई हो, वो कितनी सही हो सकती है। जैसे मैं अगर तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बिना सुने किसी और से पूछूं, तो मुझे बस एक ही नज़रिया मिलेगा ना। इसलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये भी समझना ज़रूरी है कि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सिर्फ अंग्रेज़ों का ही पक्ष दिखाते हैं, आम लोगों का नहीं। अब तुम कहोगे कि ठीक है, तो आम लोगों का नज़रिया कहाँ से आएगा, वो हमारे पास कैसे आएगा? भाई, वो तो बड़ी मशक्क़त से मिलता है। जैसे कुछ यात्रा करने वाले लोग, कुछ तीर्थ यात्री जो यहाँ आए और जो लिखा, उसी से हमें थोड़ा अंदाज़ा मिलता है कि असली भारत कैसा था। चाइनीज़ ट्रैवलर्स भी आए थे जो कुछ लिख गए, उनके हिसाब से भी हमें इंडिया का कुछ असली रूप दिखता है। फिर हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं की आत्मकथाएं भी होती हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत समझ आता है। महात्मा गांधी या बाकी जो बड़े नेता थे, उनके ऑटोबायोग्राफी से हमें इंडियन पर्सपेक्टिव मिलता है। अब जैसे राजा राम मोहन रॉय, जो समाज में बदलाव लाने की बात करते थे, उनके लेखों से हमें वो समाज का असली हाल पता चलता है। ये सब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि इंडिया सिर्फ ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स में जैसा बताया गया था वैसा नहीं था। असल में हमारे देश के लोग अपने सपने देखते थे, अपनी तकलीफ़ें सहते थे, अपने तरीके से जीते थे। सोचो, ये सारे गुमनाम लोग, किसान, मजदूर, आदिवासी, जिनके पास पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं था, वो कैसे अपनी कहानी किसी को बता पाते? उन लोगों का तो जिक्र ही नहीं है, बस राजाओं और अफसरों के बारे में लिखा गया। और जब हम ऐसी गुमनाम कहानियां खोजते हैं, तब जाकर हमारी हिस्ट्री पूरी होती है। हमें एक नज़रिया नहीं, बल्कि बहुत से नज़रिए चाहिए, ताकि हमें पूरी सच्चाई दिखे। तो बस यहीं पर ख़त्म होती है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर।